तो एक तस्वीर ऐसी है जिसे लोग वसुंधरा राजे के सियासी भविष्य की तस्वीर बता रहे हैं। यह भी कम हैरान करने वाली नहीं है। यह तस्वीर को अगर आप देखेंगे, करीब शाम 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होनी थी। बैठक के लिए राजनाथ, बीजेपी के बाकी केंद्रीय पर्यवेक्षक और वसुंधरा राजे एक साथ पहुंचे। वसुंधरा के बाएं हाथ में मोबाइल के साथ एक पर्ची भी थी। कुर्सी पर बैठने के बाद वसुंधरा ने राजनाथ से कुछ पूछा। राजनाथ के हाव भाव से लगा कि उन्होंने हामी भरी है। इसके बाद वसुंधरा ने पर्ची खोली और उनके चेहरे की रंगत बदल गई। अगले मुख्यमंत्री भजनलाल होंगे। इसके कुछ ही देर बाद यह भी अनाउंस हुआ। एक बार इस तस्वीर को मैं आपको गौर से दिखाता हूं। देखिए, इस तस्वीर को देखिए। यह विधायक दल की बैठक के वक्त की तस्वीर है। ये वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं अन्य तस्वीरों में कि बाकायदा सीपी जोशी उनको पगड़ी पहनाते हैं और ये देखिए उनके हाथ में एक पर्ची है। और इसी पर्ची में ऐसा कहा जा रहा है कि इसी पर्ची में नाम था किसका आपको प्रस्ताव करना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आपको किसका प्रस्तावक बनना है। अब आप आगे भी देखिएगा। ये देखिए, पर्ची हाथ में है। हम ये एरो इस पर्ची पे लगाया है और वसुंधरा ने लगातार अपने हाथ में पर्ची पकड़ी है। और ये तस्वीर भी सच में बड़ी हैरान करने वाली है। ये बात इसी पर्ची में लिखी थी और इसी के मुताबिक वसुंधरा ने भजनलाल के नाम का प्रस्ताव रख दिया। दरअसल बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखती है। अगर किसी कद्दावर की जगह किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बनाना होता है तो उसके नाम का प्रस्ताव उसी नेता से रखवाती है। जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रमन सिंह ने रखा था और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा। और जब राजस्थान की बारी आई तो यह काम खुद वसुंधरा राजे ने किया, जिन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया। मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। वसुंधरा जी ने खुद नहीं प्रस्ताव रखा है। वसुंधरा जी ने भजनलाल जी का प्रस्ताव रखा है। सब एमएलए ने उनका समर्थन किया। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से श्री भजनलाल शर्मा जी को विधायक दल का नेता चुना है। देखिए, मतलब बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साध दिए। वसुंधरा राजे से नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखवाकर विरोध की सारी गुंजाइश खत्म की। अब महारानी की भूमिका पार्टी में क्या होगी, इसके बारे में आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन तस्वीर अब साफ है। एक बात क्लियर है कि महारानी ने पार्टी लीडरशिप के आगे पूरी तरह से सरेंडर किया, या यूं भी कहें कि उन्होंने पार्टी लीडरशिप की बात मानी, वरना वो शायद भजनलाल के नाम पर कभी राजी नहीं होती। इसकी वजह समझने के लिए आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री, जो भावी मुख्यमंत्री है भजनलाल, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को रहेंगी भजनलाल जी राजस्थान की जनता के लिए। भजनलाल जी देखिए, इसके वजह मैं आपको समझा रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री की बात भी आपने सुनी और इसको समझने के लिए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये राजस्थान से में करीब 20 दिन पहले राजस्थान से ये तस्वीर आई थी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये पार्टी ऑफिस की तस्वीर है। 22 अक्टूबर को जयपुर में बीजेपी दफ्तर के आगे जोरदार प्रदर्शन हुआ। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता थे। यह प्रदर्शन सांगानेर सीट से भजनलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ हो रहा था। दरअसल भजनलाल को अशोक लाहोटी का टिकट काटकर उम्मीदवार घोषित किया गया था। वसुंधरा के समर्थकों को यह बात हजम नहीं हुई थी और उन्होंने यह प्रदर्शन पार्टी कार्यालय के बाहर किया था। लेकिन पार्टी नेतृत्व टस से मस नहीं हुआ। भजनलाल शर्मा चुनाव सांगानेर से चुनाव लड़े और 48,000 वोट से जीते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों के बावजूद। और पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा को किनारे कर उन्हें मुख्यमंत्री भी बना दिया। सवाल यह है कि बीजेपी ने वसुंधरा को किनारे क्यों किया, बताते हैं आपको अगली हमारी इस खबर में, क्योंकि यह सवाल सबके जहन में उठ रहा है। वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और लगातार 5 बार ही विधायक रह चुकी हैं। इस दफा 6ठी बार विधायक चुनी गई। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बेहद मजबूत मानी जाती है। यूं समझ लीजिए कि यह तक कहा जाता था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़े कद का बीजेपी में कोई नेता नहीं है।
कि उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी, लेकिन बीजेपी ने इससे बेपरवाह होकर नए चेहरे को मौका दे दिया। ऐसे में हर किसी के मन में कई सवाल उठ सकते हैं। ये सवाल क्या क्या है, जरा देखिए। क्या इसके पीछे सिर्फ जनरेशन चेंज की वजह है, वसुंधरा की जगह भजनलाल को बनाना? क्या राजस्थान में वसुंधरा युग अब खत्म हो गया, या फिर वसुंधरा राजे की एंट उनको भारी पड़ गई जो कहा जा रहा है? यह सवाल है जो उठना लाजमी है। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही वसुंधरा राजे लगातार आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात भले ही सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी उन्होंने अपना मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। दिल्ली से लौटने के बाद जयपुर से भी वसुंधरा ने पार्टी आलाकमान को इशारों में अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। जयपुर में 2 दिन तक लगातार समर्थक विधायकों से मुलाकात को इसी नजरिए से देखा गया। खबर तो यहां तक आ गई थी कि वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। बताया यह भी गया कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे के सामने स्पीकर बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तमाम बातें, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी बेफिक्र रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी ने इस बार बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे। 199 में से 115 सीटें जीतने के बाद बीजेपी की राह में कोई रोड़ा नहीं बचा था। बीजेपी की युवाओं के साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो नए दौर की राजनीति करती है, राजनीति के तय ढर्रे को तोड़ने से कोई गुरेज नहीं करती है। वसुंधरा को दरकिनार कर नए चेहरे को मौका देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन राजनीति के जानकार क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। विधानसभा चुनाव, तीनों चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, सामूहिक नेतृत्व के नाम पर और कमल के निशान के नाम पर चुनाव लड़े, और इसलिए तय था कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नए नेताओं को मौका देगी। वसुंधरा जी जिस तरह की स्वाभिमानी नेता हैं, जिस तरह की वो दृढ़ व्यक्तित्व वाली नेता है, तो कई बार केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी खींचतान और तनातनी बड़ी आम बात रही है। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि अब राज्यों में जो मुख्यमंत्री हों वो केंद्र के साथ ताल में ताल, कदम ताल मिलाकर चलें और किसी तरह का कोई अंतर्विरोध, किसी तरह का कोई टकराव, कोई खींचतान न हो। देखिए 2018 यानी जब तक वसुंधरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही, तब तक उनकी बातों को अनसुना कर पाना किसी के वश की बात नहीं थी। लेकिन 2018 में वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तब एक नया नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 2018 में हार की वजह वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बताया गया और तभी से धौलपुर की महारानी का दिल्ली से फासला बढ़ चुका था। लेकिन 3 राज्यों में चौंकाने वाले नतीजों से बीजेपी ने कैसे देश के बड़े वोट बैंक को करीब लाने की कोशिश की, अगली रिपोर्ट इसी पर है कि आखिरकार बीजेपी ने वो कौन सा फार्मूला अपनाया। राजनीति में हर एक्शन के पीछे मैसेज देने की पॉलिटिक्स होती है। 3 राज्यों में नए चेहरे और चौंकाने वाले फैसले से बीजेपी ने 2024 के लिए क्लियर मैसेज तो दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसे ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मोहन यादव ओबीसी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है, यानी अगड़ा फेस है। तो ये 3 चेहरे 3 राज्यों में नए चेहरों को मौका देने के पीछे बीजेपी का सिर्फ पावर बैलेंस का फॉर्मूला ही नहीं है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वोटों का जातीय गुणागणित साधने की रणनीति के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां की तस्वीर को इस तरह से समझा जा सकता है। राजस्थान के जातीय समीकरण की बात करें तो 40% आबादी ओबीसी समाज से है।
एससी और एसटी वोटर मिलकर 32% के करीब है, जबकि राजस्थान में सवर्ण वोटर की आबादी 19% के करीब है। इनमें 7% के करीब ब्राह्मण वोटर भी हैं। तो यह भी वो आंकड़ा है जो चेहरों को चुनने में जिसका ध्यान रखा गया। ऐसे में साफ है कि बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को आगे करके सवर्ण वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे को सामने किया। भजन लाल शर्मा के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती है, तो प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से विधायक हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो दिया कुमारी राजपूत है। राजस्थान में राजपूतों की आबादी 8 से 10% के करीब है, लेकिन सियासी हैसियत कहीं ज्यादा है, इसलिए यह संतुलन भी साधना जरूरी था। वहीं प्रेमचंद बैरवा एससी समाज से आते हैं, जिनकी राजस्थान में आबादी 18% से ज्यादा है। यहां पर भी सामाजिक संतुलन को साधा गया है। राजस्थान में बीजेपी ने पूरे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की हो, लेकिन राजनीति के पुराने मिथक को तोड़ 24 के लिए नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश भी की। मसलन राजस्थान में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों जयपुर से आते हैं। अमूमन ऐसा कम ही होता है जब सत्ता की पूरी बागडोर एक ही इलाके से जुड़े नेताओं के हाथ में आ रही हो। इससे भी कई तरह के समीकरण देखे जाते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री बनाने के लिए राजनीति तक इलाकाई और जातीय समीकरण साधने की कोशिश होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पुराने मिथक को तोड़ दिया। जयपुर जिले के ही तीनों चुनकर आए हैं, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति यह भी है कि राजनीति में जो ये इस तरह से समीकरण बनाए जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, इसको भी तोड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। तो बहरहाल भारत की बात में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबसे तेज चुनाव नतीजे जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।